दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नहीं पर चार जापानीज हॉरर मूवीज जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है और वो मोस्ट लाइकली चार छोटी छोटी शॉर्ट हॉरर फिल्म्स हैं। तो मैं चारों को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एंथोलॉजी फिल्म की तरह। ये एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी और चैनल पे आप लोगों को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चारों मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावनी है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं चाइम, काराकस्सा, क्लोजेट और द इनविटेशन मूवीज की डरावनी डिमोनिक कहानियां। तो पहली मूवी का नाम है चाय, जो शुरू होती है एक कुकिंग क्लास को दिखाते हुए, जिसका टीचर था एक काफ़ी अच्छा शेफ मिस्टर मात्सुओका। उसकी कुकिंग क्लास भी बहुत ज़्यादा फेमस थी और आज वो अपने स्टूडेंट्स को जब खाना बनाना सिखा रहा था तो ताशिरो नाम का एक आदमी बस पीछे से खड़ा होकर क्रीपी तरीके से उसे देख रहा था। इसके बाद ताशिरो प्याज को बड़ी वियर्ड तरीके से काटता हुआ हमें दिखाया जाता है, जिस बात को मात्सुओका आकर टोकता है, पर ताशिरो फिर भी प्याज को मीट की तरह ही काटता रहता है। थोड़ी देर बाद प्याज तलने की जब बारी आती है तो ताशिरो प्याज को जला देता है, जिससे मात्सुओका आकर उसकी मदद करता है। पर अब यहाँ पर ताशिरो बोलता है कि क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। अपेरेंटली ताशिरो को एक चिल्लाने जैसी आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई चाइम, पर वो आवाज़ मात्सुओका को नहीं आती। इस बात के ऊपर मात्सुओका और ताशिरो के बीच में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है, जिसके बाद ताशिरो फिर से बस दीवार को घूरने लगता है। अब क्लास के बाद मात्सुओका सफाई कर रहा था जब उसे एक पल के लिए सुनाई देती है वो चाइम जैसी आवाज़, पर वो जब पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे कोई नहीं था। मात्सुओका घर के लिए निकल जाता है, पर उसे दो स्टूडेंट्स रोकती है और उसे बताती है कि आज ताशिरो मात्सुओका का एड्रेस लोगों से पूछ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा अजीब बात है। खैर दोस्तों, मात्सुओका को एक बड़ा शेफ बनना था, तो वो आजकल इंटरव्यू भी दे रहा था बड़े बड़े होटल्स के लिए, बट मात्सुओका का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो एक टीचर भी है और वो अपनी कुकिंग क्लासेस को छोड़ना नहीं चाहता था किसी जॉब के लिए। नेक्स्ट डे क्लास में मात्सुओका सबको सिखाता है ब्रेड बनाना, पर ताशिरो बस एक बार फिर से क्लास के पीछे से क्रीपी तरीके से खड़ा होकर घूर रहा था। सब लोग ब्रेड बनाने में लग जाते हैं, पर ताशिरो जाकर अपनी ब्रेड के आटे को चाकू से स्टैब करने लगता है। मात्सुओका आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा है, पर अब ताशिरो बोलता है कि मेरा आधा दिमाग उन लोगों ने बदल दिया है। उन लोगों ने मेरे दिमाग के अंदर एक मशीन फिट कर दी है जो चाइम की आवाज पे चालू हो जाती है, जिससे वो लोग मेरे को कंट्रोल कर सकते हैं। मात्सुओका ताशिरो की बातों पे यकीन नहीं करता, पर फिर ताशिरो बोलता है कि मैं तुम्हें मशीन दिखा देता हूँ, जिसके बाद ताशिरो अपनी गर्दन में चाकू भोंक कर खुदकुशी कर लेता है और सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद डिटेक्टिव आता है इन्वेस्टिगेशन पे और वो बाकी स्टूडेंट से बातचीत करता है, पर वहीं मात्सुओका को अब किचन में कुछ अजीब फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव मात्सुओका से भी बात करने आता है और दोस्तों डिटेक्टिव पूछता है कुछ अजीब सवाल। वो पूछता है कि क्या किचन में कोई और स्टूडेंट है जो अजीब बिहेव कर रहा हो, पर खैर ऐसा कोई और स्टूडेंट नहीं था, पर आप लोग इस बात को याद रखना। पूछताछ के बाद मात्सुओका अपने घर चले जाता है, जहाँ पे वो अपनी बीवी और बेटे के साथ रहता था। सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है और मात्सुओका अपने बेटे के हाल चाल लेता है, पर फिर अचानक ही डिनर के टाइम उसका बेटा पागलों की तरह हंसने लगता है, जो कि थोड़ा अजीब था। वो अचानक हंसना बंद कर देता है, जिसके बाद मात्सुओका की बीवी खाली कैंस को घर के बाहर फेंकने जाती है। और दोस्तों, वो जो खाली कैंस थे ना, वो हद से ज्यादा शोर कर रहे थे जितना उन्हें करना नहीं चाहिए। घर में कुछ अजीब तो था, पर क्या ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा था। अब नेक्स्ट डे मात्सुओका अयाका नाम की एक लड़की को पर्सनल कुकिंग क्लासेस दे रहा था, जिसमें वो उसे चिकन काटना सिखा रहा था। अयाका को मीट काटना बिल्कुल भी नहीं आता था, पर जहां तक देखने से लग रहा था कि शायद अयाका पर्सनल कुकिंग क्लासेस को टीचर के साथ फ्लर्ट करने के लिए ले रही थी। अयाका थोड़ी देर बाद गिव अप कर देती है और फिर बोलने लगती है कि मुझे तुम ढंग से प्यार से सिखाओ, पर दोस्तों तभी मात्सुओका को कुछ हो जाता है और वो एक चाकू उठाकर अयाका को पीठ में स्टैब कर देता है।
अयाका दर्द के मारे चिल्लाकर गिर जाती है और वो अपनी जान बचाकर भागती है। बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज आने लगती है जिस आवाज ने मात्सुओका पे कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वो अयाका को पकड़कर उसे जान से ही मार डालता है। कहने का मतलब जो भी चीज ताशिरो के साथ हुई थी वो अब मात्सुओका के साथ भी हो रही है। अयाको को मारकर मात्सुओका लाश को भर देता है एक बड़े से बैग में और फिर उसे फ्रीजर के पास ले जाता है। खैर फ्रीजर छोटा सा था तो मात्सुओका लाश को ले जाकर रख देता है अपनी गाड़ी की डिग्गी में और फिर वो शाम के टाइम लाश को ले जाकर जंगल में ठिकाने लगाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब नेक्स्ट डे नाश्ते के बाद मात्सुओका की बीवी को एक और बार कैंस फेंकने जाना पड़ता है, जिससे पूरे घर में अजीब सा ही शोर हो रहा था। मात्सुओका अब जाता है अपनी क्लास लेने, जहां पर एक स्टूडेंट आकर बताती है कि डिटेक्टिव वापस आ गया है क्योंकि अयाका कल रात घर नहीं पहुंची थी। खैर तभी वहां आती है एक दूसरी स्टूडेंट जो बोलती है कि उसने अयाका को किचन में देखा। ये सुनकर मात्सुओका चौंक जाता है और वो उस स्टूडेंट के साथ जाता है किचन में, पर वहां पर उन्हें अयाका नहीं मिलती। वो स्टूडेंट बोलती है कि उसने अयाका को इसी चेयर पे बैठा हुआ देखा था, पर तभी वो चेयर अपने आप हिलती है और उस स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो चिल्लाकर भाग जाती है। वो सेम चीज मात्सुओका को भी दिखाई देती है और वो इतनी डरावनी थी जिससे मात्सुओका भी अपनी जान बचाकर वापस भागता है घर, पर बिल्डिंग से निकलने से पहले ही उसे सुनाई देने लगती है वो चाइम। मात्सुओका उस चाइम का पीछा करता है जो शीशे के अंदर से आ रही थी। वो जो भी चीज थी मात्सुओका का अब पीछा कर रही थी, जिससे अब वो डर कर भागता है। वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है पर फिर उसे मिल जाता है डिटेक्टिव जो अयाका के बारे में सवाल जवाब करने लगता है। सवालों से बच के मात्सुओका वहां से निकल जाता है, जिसके बाद उसे एक और इंटरव्यू के लिए जाना था। अब दोस्तों जॉब का इंटरव्यू जब चल रहा था ना, तभी एक आदमी अपना आपा खो देता है और वो बिना मतलब के एक औरत पे चाकू से हमला कर देता है। खैर अच्छी बात तो ये थी कि कुछ लोग उस आदमी को रोक लेते हैं, पर यहाँ पर हमें समझ आता है कि हो क्या रहा है। असल में दोस्तों कोई चीज इंसानों के दिमाग पे काबू कर रही है और वो जो भी चीज है वो कुछ भी हो सकती है। कोई वॉर टेक्नोलॉजी, वायरस, एलियन अटैक या फिर कुछ भी। खैर वो जो भी चीज हो वो इस्तेमाल कर रही थी एक चाइम का, जिससे इंसान किलर में बदल जाते हैं। तो काइंड ऑफ ये शॉर्ट हॉरर मूवी एक अपोकलिप्टिक सिचुएशन की शुरुआत हमें दिखा रही है और हो सकता है कि डिटेक्टिव्स और पुलिस वाले इस बारे में ऑलरेडी जानते हो, तभी तो डिटेक्टिव मात्सुओका से बाकी स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में पूछ रहा था। अब घर पर मात्सुओका का बेटा मात्सुओका से बहुत सारे पैसे मांगता है छोटी सी बात के लिए और ऑब्वियसली मात्सुओका मना कर देता है और उसका बेटा हो जाता है थोड़ा गुस्सा, जिसके बाद एक पल के लिए मात्सुओका को चाकू उठाने का मन करता है। वहीं मात्सुओका की बीवी को भी कुछ हो गया था और वो अब बाहर कैंस वगैरह को पागलों की तरह कुचलने लगी थी। थोड़ी देर बाद मात्सुओका जाता है अपने बेटे के कमरे में और शायद उस चाइम की वजह से वो अब अपने बेटे को ही मार डालता है, पर ये सीन हमें दिखाया नहीं जाता। बेटा मर गया ये हम मानकर चलते हैं क्योंकि इस सीन के बाद हम उसे मूवी में नहीं देखते। मात्सुओका फिर नीचे आता है और उसे किचन में बहुत सारा कूड़ा मिलता है जो उसकी बीवी ने वहां पे रखा था। तभी घर की बेल बजती है, पर डोर मॉनिटर पे बस एक स्टैटिक स्क्रीन दिख रही थी। बेल बार बार बजती रहती है पर मात्सुओका दरवाजा नहीं खोलता। वो टेबल पे जाकर बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने बेटे को मार डाला। जिसके बाद बेल बजती रहती है, बजती रहती है, बजती रहती है जब तक मात्सुओका जाकर दरवाजा नहीं खोलता, पर घर के बाहर कोई भी नहीं था। घर के बाहर जाते ही मात्सुओका को सुनाई देती है वो चाइम, पर दोस्तों वो चाइम अब इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि हम लोगों के कान फटने लगते हैं। हमें टीवी की वॉल्यूम कम करनी पड़ती है, पर मात्सुओका उसी चाइम की आवाज में अब इधर उधर घूमने लगता है, जिससे हम व्यूअर्स की एंजाइटी बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद मात्सुओका घर लौट आता है और उसे अब अपने घर के अंदर से भी बहुत ज्यादा तेज शोर आ रहा था, जिसके बाद वो ऑब्वियसली अपनी बीवी को मारने के लिए चले जाता है किचन में, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गया था। और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब दूसरी मूवी का नाम है कराकस्सा। ये कहानी शुरू होती है अयाका नाम की लड़की के साथ जो बारिश में खड़ी थी।
उसमें छाता नहीं था, पर तभी उसे दिखाई देता है एक छाता। पर इससे पहले अयाका उस छाते को चुरा पाती, एक आदमी उस छाते को आकर चुरा कर भाग जाता है। अयाका को अब आता है एक फोन और हमें पता चलता है कि अयाका इस शहर में एक शेयर्ड हाउस में 2 रूममेट के साथ रहने आई है, एक नई लाइफ स्टार्ट करने। पर वहीं दूसरी तरफ जो वो आदमी छाता ले गया था ना, वो अब मर चुका था उसी छाते की वजह से, क्योंकि छाते में रहती है काराकस्सा नाम की एक डिमोनिक एंटिटी। नेक्स्ट डे अयाका अपने शेयर्ड हाउस में आ चुकी थी और अब हम उसकी रूममेट से मिलते हैं, जो थी ननामी और क्योको। वो तीनों ब्रेकफास्ट करती हैं जो क्योको ने बनाया था, पर वो अच्छा नहीं था। खैर फिर भी क्योको का दिल रखने के लिए अयाका और नानामी उसे खा लेते हैं। नाश्ता करके अयाका बाहर घूमने के लिए चले जाती है और उसे जॉब मिल जाती है एक कैफे में, और जल्दी ही वो एक बॉयफ्रेंड भी बना लेती है। वो दोनों एक रात को डेट पे जाने का फैसला करते हैं, पर डेट का टाइम जब आता है ना, तो बारिश हो जाती है और बेचारी अयाका बारिश में ही एक जगह फंस जाती है और एक बार फिर से उस पे छाता नहीं था। पर तभी उसे दिखाई देती है एक औरत जो छाती के साथ ब्रिज पे से उसे ही देख रही थी। वो औरत गायब हो जाती है और तभी अयाका को आता है बॉयफ्रेंड का मैसेज, जो 1 घंटा लेट हो जाएगा ये उसने बोला था। और इसी के साथ अयाका को अब कहीं जाकर छुपना था, वरना वो बारिश में भीग जाएगी। और तभी अयाका को मिल जाता है वो लाल छाता जो दीवार के पास वो औरत छोड़ गई थी। अब अयाका को वहां से तो निकलना ही था और इसलिए वो उस छाते को उठा ही लेती है, पर छाते के अंदर अजीब से दाग लगे थे। अयाका तुरंत कैफे की तरफ जाने लगती है, पर रास्ते में अयाका के हाथ पर खून गिरने लगता है और जैसे ही वो ऊपर दिखती है वैसे ही काराकस्सा अयाका पे हमला कर देती है। वो अयाका को हवा में उड़ाकर छाते के अंदर दबोचकर अपने साथ ले जाती है और काराकस्सा अयाका का नामो निशान असली दुनिया से मिटा देती है, जिसके बाद अयाका हो जाती है गायब। अब नेक्स्ट डे से अयाका मिसिंग थी और कुछ दिन बाद एक डिटेक्टिव ननामी और क्योको से पूछताछ के लिए आया हुआ था। बातों के बीच में ननामी अयाका का सामान चेक करने जाती है, ये देखने के लिए कि कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं भाग गई, पर अयाका का सारा सामान उसके कमरे में ही था। अब रूममेट्स के साथ अयाका की अच्छी बॉन्डिंग ज्यादा भी नहीं थी और इसलिए उन लोगों ने अभी तक अयाका को फोन भी कर नहीं देखा था। पर फिर डिटेक्टिव दिखाता है अयाका का लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, जो थी एक धुंधली सी फोटो एक औरत की जिसने छाता पकड़ा हुआ था। वो फोटो क्रीपी वाइब्स दे रही थी, पर डिटेक्टिव के हिसाब से यही फोटो शायद अयाका के गायब होने का सच बताएगी। अब काफी दिन हो जाते हैं पर अयाका वापस नहीं आती और कुछ टाइम बाद ननामी और क्योको मूव ऑन कर लेते हैं, ये सोच के कि अयाका जा चुकी है। एक रात अब ननामी सिगरेट फूंक रही थी कि तभी उसे दिखाई देती है एक औरत जिसने छाता पकड़ा हुआ था। ये बात ननामी को अजीब लगती है क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और तभी ननामी को याद आता है अयाका का वो लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट, और इसलिए ननामी उस मिस्टीरियस औरत का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते ननामी पहुंच जाती है एक टनल के पास जिसके अंदर वो औरत चली जाती है। वो औरत जब चल रही थी तो पानी की आवाज उसके पैरों से आ रही थी, जबकि वहां पानी था भी नहीं, और ननामी अब हो जाती है कंफ्यूज। ननामी के साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और फिर ननामी की तरफ काराकस्सा बढ़ती है। लाइट्स भी फ्लिकर होने लगती है, पर तभी वो औरत गायब हो जाती है और वो अपना छाता वहीं पे छोड़ जाती है, जिससे ननामी के होश उड़ गए थे। वो उस औरत को ढूंढने के लिए पूरी टनल पार कर देती है, पर उसे वो औरत कहीं नहीं मिलती, जिसके बाद ननामी भाग जाती है वापस घर। अब उस रात को ननामी सब कुछ क्योको को बताती है और फिर क्योको करती है इंटरनेट पे सर्च उस टनल के बारे में जिसके अंदर ननामी गई थी। दोस्तों, टनल के पास था एक अबैंडन्ड घर और इंटरनेट पे निकल कर आता है एक मर्डर केस, यामागिशी मर्डर केस, जो उसी घर में हुआ था। ये मर्डर्स हुए थे 7 अक्टूबर 2000 में। काजुको नाम की एक माँ उस घर में अकेली रहती थी, पर कुछ टाइम बाद उसकी बेटी मासूमी का डिवोर्स हो गया था और वो अपनी माँ के साथ रहने घर आ गई थी। मासूमी अपने साथ अपने 2 बच्चे भी घर में लेके आई थी, योशितो और किरारी। डिवोर्स के बाद मासूमी पागल सी हो गई थी और वो अपनी माँ से बहस भी करने लगी थी। कुछ टाइम बाद योशितो और किरारी ने भी घर से निकलना बंद कर दिया था और थोड़े दिन बाद घर से लड़ाई की आवाजें भी आना बंद हो गई थी और आसपास के लोगों को एक औरत दिखने लगी थी उस घर के आसपास, जो छाता लेके घूमती थी बारिश के बिना ही।
फिर एक दिन किरारी की एक टीचर घर को विजिट करने आती है और उसे मिलती है काजुको, योशितो और किरारी की लाशें। उन तीनों को एक छाते से स्टैब कर कर मार दिया गया था और ये मर्डर करे थे मासूमी ने। मासूमी को इसके बाद पागल खाने भेज दिया गया था, जिसकी छत से वो कूद गई थी और उसका पैर अटक गया था एक तार में और वो मर गई थी हार्ट अटैक की वजह से। अब दोस्तों चारों लोग उस परिवार के मर चुके थे, जिससे ननामी आ जाती है टेंशन में, क्योंकि आखिरकार फिर उसने टनल में देखा किसको। ये डरावनी कहानी पता चलने के बाद सीन जाता है एक आदमी पे, जो बारिश होने से पहले ही एक छाता चुरा लेता है, जो कराकस्सा का ही छाता था। वो आदमी एक सेल्समैन था जो छाता लेके पहुंच जाता है ननामी और क्योको के घर पे अपना सामान बेचने। अब ननामी को कोई सामान नहीं चाहिए था, तो वो उस आदमी को वहां से भगा देती है और फिर रात के टाइम हो जाती है बारिश और वो सेल्समैन छाता घर के बाहर ही छोड़ गया था। घर के अंदर अब ननामी बैठी हुई थी कि तभी पीछे से आती है अयाका की आत्मा छाता लेके और वो बोलती है कि मैं घर आ गई। पर ननामी को लगता है कि वो क्योको है, तो वो उसे इग्नोर कर देती है। पर थोड़ी ही देर बाद क्योको भी घर पे आ जाती है, जिससे बैठी हुई ननामी अब डर जाती है। ननामी बोलने लगती है कि अभी अभी उसने शायद कुछ देखा। वो जाकर अब चेक भी करने जाती है और दोस्तों घर के अंदर अब उसे कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी, जैसे घर के अंदर कोई पैरानॉर्मल चीज घूम रही हो। खैर वो वापस आती है क्योको के पास, पर तभी उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी तरीके से वो छतरी पहुंच गई थी क्योको के हाथ में, जो उसे खोल देती है और एक ही झटके में कराकसा हमला कर देती है क्योको पे और उसे बुरी तरीके से मार डालती है। ननामी के होश उड़ जाते हैं और अब लाइट्स भी चली जाती है, जिसके बाद ननामी अपनी जान बचाकर भागती है। वो भाग के एक दूसरे कमरे से चाकू लेके आती है और वो वापस आकर उस छतरी को पागलों की तरह स्टैब करने लगती है। पर अचानक ही छतरी बदल जाती है क्योको पे, जिसे अब ननामी ने बुरी तरीके से स्टैब कर दिया था। ननामी अब भागकर एग्जिट की तरफ जाती है कराकस्सा से बचते हुए, पर कराकस्सा उसका पीछा करती है और एंड में वो ननामी को पकड़कर मार ही डालती है। अगले दिन सब लोगों को मारकर कराकस्सा घर से निकल जाती है अपना लाल छाता लेके अपने अगले शिकार को ढूंढने, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब थर्ड मूवी का नाम है द इनविटेशन। मूवी शुरू होती है एक पुलिस कॉल के साथ, जहां पर पुलिस को कॉल आता है और दूसरी तरफ से बात करती है एक क्रीपी सी आवाज, जो बताती है कि मेरे पड़ोस के घर में से बदबू आ रही है और शायद वहां पर किसी का मर्डर हुआ है। अब आगे मीका नाम की एक ऑफिसर अपने पार्टनर तकाशी के साथ पहुंचती है घर पे, जिसके अंदर घुसते ही आती है बहुत गंदी बदबू। वो दोनों अलग अलग होकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और मीका जाती है ऊपर के फ्लोर पे, जहाँ पे बेड पे उसे मिलता है बहुत सारा खून। मीका आगे बढ़ती है और एक दूसरे कमरे में उसे मिलता है खून से सना हुआ एक चाकू और साथ ही साथ एक खून से लथपथ लड़की जो जिंदा थी, और वो बैठी हुई थी एक क्लोजेट के अंदर। लड़की जैसे ही मीका को देखती है वो उसे बोलती है कि आखिर तुम आ ही गई। वहीं नीचे के फ्लोर पे तकाशी छानाबीनी कर रहा था और हम लोग उसके पीछे कुछ क्रीपी फिगर्स को देख पाते हैं। तकाशी को आती है एक क्लोजेट से आवाजें और दूसरी तरफ वो लड़की अब मीका से मदद मांगने लगती है। वो लड़की बोलती है कि मेरे पापा मुझे और मेरी माँ को डेली मारते थे, पर अब मैं और सहन नहीं कर पाई। जिसके बाद वो लड़की खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ तकाशी को मिलती है क्लोजेट के अंदर एक लाश, जो प्लास्टिक बैग के अंदर बंद थी। वही वो लड़की बताती है कि लाशों में से बदबू आने लगी थी, तो मैंने उन्हें प्लास्टिक बैग के अंदर भर दिया। और अब वो लड़की बढ़ने लगती है मीका की तरफ, ये बोलते हुए कि उसकी माँ मरने के बाद भी घर में चलती रहती है। दूसरी तरफ तकाशी के पीछे आके खड़ी हो जाती है एक डिमोनिक लाश और तकाशी चिल्लाता है, जिसकी चीख सुन के मीका भागकर नीचे जाती है उसकी मदद करने, पर उसके आते ही वो डिमोनिक लाश तकाशी को खींच कर ले जाती है क्लोजेट में। मीका कांप जाती है, पर वो क्लोजेट को जाकर हिम्मत कर कर खोलती है, पर क्लोजेट के अंदर से तकाशी गायब हो गया था। मीका बुरी तरीके से डर गई थी कि तभी उसे भी अपने आसपास पैरानॉर्मल चीजें फील होने लगती है। वो जाकर इधर उधर चेक करती है और जल्दी ही उसे उस लड़की की मम्मी पापा की डिमोनिक लाशें घर में इधर उधर घूमती हुई दिख जाती है।
चलते चलते वो लिविंग रूम में पहुंच जाती है, जिसके गेट के पीछे खड़ी थी लड़की की माँ, जो गेट खोलते ही गायब हो जाती है। मीका कांपने लगती है कि तभी एक क्लोजेट अपने आप खुल जाता है और तभी कमरे में आ जाती है एक डिमोनिक लाश, जो प्लास्टिक के बैग के अंदर ही बंद थी। मीका डर के मारे जमीन पे गिर जाती है और वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, पर वो डिमोनिक लाश अब उसका पीछा करती है। रेंगते हुए मीका पहुंच जाती है एग्जिट के पास, पर वहां पर एक और लाश उसका इंतजार कर रही थी। अब सीढ़ियों से नीचे आती है वो लड़की और बोलती है कि मेरे पापा ने बोला था कि तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, पर तुम घर के अंदर लोगों को बुला सकती हो। असल में दोस्तों, जिस लड़की ने कॉल करा था वो यही डिमोनिक लड़की थी और इसी लड़की ने अपने मम्मी पापा को मार डाला था। पर अब उसके मम्मी पापा हो गए थे डिमोनिक, जिन्हें अब चाहिए थे बाहरी शिकार, जिसके लिए इस लड़की ने पुलिस वालों को बुलाया था। सच्चाई सामने आते ही मीका जान बचाकर भागती है, पर वो डिमोनिक लाशें अब उसका पीछा करती है। भाग के वो किचन में पहुंच जाती है, पर अब लाशें उसे घेर लेती है और इन दी एंड मम्मी पापा की लाशें मीका को मार ही डालती है, जिसकी वीडियो बना रही थी उनकी बेटी। मीका फिर गायब हो जाती है बिल्कुल ताकाशी की तरह और घर हो जाता है खाली। थोड़ी देर बाद कुछ और पुलिस वाले घर पर आते हैं, जो अब अगला शिकार बनेंगे और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब फाइनल मूवी का नाम है क्लोजेट। ये कहानी है शोता नाम के लड़के की, जो बहुत आलसी था और अपने काम ढंग से नहीं करता था। उसका बॉस उसे फोन पे डांट रहा था और शोता के अपार्टमेंट की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। बॉस से डांट खाने के बाद भी शोता ड्रिंक्स के लिए जाने का प्लान बनाने लगता है, पर तभी उसे अपने क्लोजेट से आती है आवाजें। वो जाकर क्लोजेट को चेक करता है, पर अंदर कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से आवाजें आती हैं और वो फिर से चेक करता है, पर अंदर फिर से उसे कुछ नहीं मिलता। वो बैठ के अपनी जर्नल लिखने लगता है, पर तभी कोई आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे शोता की सांसें अटक जाती है। शोता उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वो चीज शोता के पास आ जाती है और जैसे ही शोता ऊपर देखता है वो चीज गायब हो जाती है और तभी अचानक ही वो आदमी शोता को डरा देता है, जो असल में उसी का एक डॉपलगैंगर था। जिसके बाद शोता जाग जाता है, मतलब ये बस एक सपना था। जागने के बाद वो अपनी जर्नल उठाता है लिखने के लिए, पर पता चलता है कि उसने जो सपने में लिखा था ना, वो जर्नल में ऑलरेडी मौजूद है। मतलब जो सपना आया था वो सब कुछ सच था। तभी पीछे क्लोजेट अपने आप खुल जाता है और शोता समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो फिर से जाकर क्लोजेट को बंद कर देता है, पर अगले ही सेकंड क्लोजेट अपने आप खुल जाता है। जिसके बाद शोता जाकर अपने सारे टंगे हुए कपड़ों के बीच में चेक करने लगता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। वो अब अपने फोन की टॉर्च जलाकर क्लोजेट के अंदर एक एक करके फोटो लेने लगता है, पर फोटो में कुछ भी नहीं आता। पर फोटो जब वो बाहर से खींचता है, तभी शोता को एक कोट की बाजू के बाहर निकला हुआ दिखाई देता है एक हाथ, और वो हाथ अचानक ही शोता को पकड़ लेता है और उसे क्लोजेट के अंदर खींच कर ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद शोता क्लोजेट से बाहर निकलता है, पर अब उसे कुछ डिमोनिक हो गया था। शोता की पर्सनैलिटी अब बिल्कुल बदल जाती है और उसकी लाइफ हो जाती है रंगीन। उसका घर अगले कुछ दिनों में बिल्कुल साफ हो जाता है। वो अपने ऑफिस को भी बहुत अच्छे से संभालने लगा था। कहने का मतलब, वो जो डॉपलगैंगर था उसने शोता के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उसकी लाइफ को सुधार दिया। पर असली शोता कहाँ गया, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन फियर ऑफ जापान मूवी की, जिसका टाइटल मैंने खुद ही बनाया है। और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवीज देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर मैं अगली वीडियो के आने पर ही तुरंत सारे लिंक्स डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से जाकर फॉलो कर लेना। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और खासकर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर मैं एक्टिव रहता हूँ। तो आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, जो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।